नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम असम में 2022 में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ 16 डजन बनाना कॉस्ट 360 रुपीज़, देन हाउ मैनी बनानास कैन बी बाउट इन 60 रुपीज़। यदि 16 दर्जन केले की कीमत 360 रुपये है तो 60 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। तो यहाँ हमें गिवन क्या दिया हुआ है, 360 रुपये में 16 डजन बनाना आ रहे हैं और 1 डजन में कितने बनाना होते हैं, 12। तो 16 डजन में कितने बनाना आगे, 16 × 12 इज इक्वल टू 192 बनाना। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 1 रुपीज़ में कितने आएंगे बनाना आएंगे, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 192 ओवर 360 बनाना। अब हमने फाइंड क्या करना है कि 60 रुपीज़ में टोटल कितने बनाना खरीदे जा सकते हैं। तो 60 रुपीज़ इज इक्वल टू 192 ओवर 360 मल्टीप्लाई 60। तो 0 से 0, 6 से 6 वन द 6, 6 6 द 36। अब फिर से 6 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 वन द 6, 6 3 द 18, 6 2 द 12 इज इक्वल टू 32 बनानास। तो 60 रुपीज़ में कितने बनाना खरीदे जा सकते हैं, 32। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 32 बनानास। क्वेश्चन नंबर 2। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 95। इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 45, देन द रेशियो ऑफ टोटल नंबर इफ बॉयज़ टू टोटल नंबर गर्ल इज। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 95 है। यदि कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 45 है तो लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। तो यहाँ हमें गिवन क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 95। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या है, बॉयज़ प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 95। नंबर ऑफ गर्ल्स हमें यहाँ गिवन दिया हुआ है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 45। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे बॉयज़ प्लस गर्ल्स कितनी है, 45 इज इक्वल टू 95। यहाँ से हम नंबर ऑफ बॉयज़ निकाल लेते हैं। तो बॉयज़ इज इक्वल टू 95 माइनस 45 इज इक्वल टू 50। तो बॉयज़ कितने आ गए, 50। अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है हमारे पास, तो लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। तो हमने क्या करना है, रेशो फाइंड करनी है बॉयज़ एंड गर्ल्स की। तो हमने बॉयज़ का रेशो निकालनी है, बेसिकली क्या है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे रेशो। रेशो किसकी आ जाएगी, बॉयज़ और गर्ल्स की। तो रेशो इज इक्वल टू बॉयज़ ओवर गर्ल इज इक्वल टू बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, 50 ओवर गर्ल्स कितनी है, 45। तो कैंसिल आउट करते हैं 5 से, 5 10 द 50, 5 9 द 45 इज इक्वल टू 10 ओवर 9। तो रेशियो कितनी आ गई बॉयज़ गर्ल्स की, 10:9। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 10:9। क्वेश्चन नंबर 3। शांतनु कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड मनु कैन डू द सेम वर्क इन 10 days। इफ दे वर्क टुगेदर इन व्हाट रेशियो शांतनु एंड मनु विल रिसीव देयर वेज। शांतनु एक काम को 12 दिनों में कर सकता है और मनु उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो शांतनु और मनु को उनकी मजदूरी किस अनुपात में प्राप्त होगी। तो हमें यहाँ गिवन क्या दिया हुआ है, शांतनु एक काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है, 12 days में, और मनु सेम उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है, 10 days में। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 12 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 60। तो जो हमारे पास एलसीएम आएगा वही क्या होगा, टोटल वर्क। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया, 60 यूनिट। तो यहाँ से हम शांतनु का 1 day वर्क निकाल लेते हैं, यानी कि उसकी कार्य करने की क्षमता, एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी शांतनु की, तो 60 डिवाइडेड बाई 12, 12 1 द 12, 12 5 द 60। तो आ गया हमारे पास 5 यूनिट पर डे। तो शांतनु की एफिशिएंसी क्या आ गई, वो एक दिन में कितना काम कर पाएगा, 5 यूनिट। तो वैसे हम मनु की भी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगी, 6 यूनिट पर डे। तो मनु एक दिन में कितना काम करेगा, 6 यूनिट। अब बोला कि अगर दोनों एक साथ काम करते हैं, शांतनु और मनु,
तो उनकी जो जो हमारे पास उनकी जो वेजेस होगी वो किस रेशियो में उन्हें मिलेगी। तो हमने बेसिकली उनकी वेजेस का रेशियो बताना है। वेजेस होती हैं वो डायरेक्टली डिपेंड करती हैं एफिशिएंसी के ऊपर। तो वेजेस इज इक्वल टू एफिशिएंसी। तो जो वेज होगी वो उनकी एफिशिएंसी के बेसिस पे मिलेगी। तो एफिशिएंसी क्या आ गई हमारे पास 5 और 6। तो यहाँ पे जो हमारे पास वेजेस मिलेंगी वो कैसे मिलेंगी 5:6 में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट 5:6। क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट ओपन ब्रैकेट 7 स्क्वायर प्लस 11 ओपन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 5। तो जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं तब हम बोर्ड मास रूल अप्लाई करते हैं। क्या होता है बोर्ड मास रूल? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ना ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है 7 स्क्वायर दिया हुआ है। तो 7 स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 × 7, क्योंकि 7 स्क्वायर का मतलब क्या है 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल? ब्रैकेट पोर्शन को सोल्व करना। तो ओपन ब्रैकेट 7 का स्क्वायर मीन्स 7 × 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 5। अब ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। 7 7 द 49 और 49 प्लस 11 60। 60 ओपन अब हमारे पास ये ब्रैकेट पोर्शन सोल्व हो गया। इसे सोल्व करके कितना है 60। अब ना फाइनल स्टेप क्या हमारे पास इसे डिवाइड करना है 5 के साथ। तो 60 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 5 1 द 5, 5 12 द 60 इज इक्वल टू 12। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इवेलुएट ओपन ब्रैकेट 3 + 6 ओपन ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ हम क्या करेंगे बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। क्या होता है बोर्ड मास रूल? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ना फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट पोर्शन को सोल्व करना। तो ब्रैकेट को सोल्व करके हमारे पास क्या आएगा 6 + 3 कितने होते हैं 9, 9 × 2। ब्रैकेट पोर्शन को सोल्व कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई करना, और यही हमारे पास लास्ट एंड फाइनल स्टेप होगा। तो मल्टीप्लाई करके कितना है 9 2 = 18 इज इक्वल टू 18। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी टाइम टेकन बाय एन अमाउंट ऑफ ₹900 टू ईल्ड ₹81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। 900 रुपये की राशि से 81 रुपये प्रति वर्ष साधारण ब्याज के 4.5% की दर से ब्याज के रूप में प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। गिवन क्या दिया है हमारे पास वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल हमें बताया हुआ है। प्रिंसिपल कितना हमारे पास प्रिंसिपल इज इक्वल टू 900 रुपीज़। और क्या दिया यहाँ पे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी हमें गिवन दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 81 रुपीज़। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4.5% पर एनम। और हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है टाइम, हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास देखो सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है और प्रिंसिपल भी दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100 इम्प्लाइज दैट। अब वैल्यू पुट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 81 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 900 मल्टीप्लाई रेट कितना है 4.5%। तो मैं डेसिमल हटा देता हूँ तो क्या आ जाएगा 45 ओवर 10 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई टाइम कितना दियो वो हमने फाइंड करना। तो यहाँ से जो कैंसिल आउट होता है उसे हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। 5 से 5 9 = 45, 5 2 = 10। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं और यहाँ से हम टाइम निकालेंगे। तो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम इज इक्वल टू 81 × 2 ओवर 9 × 9। तो 9 से कैंसिल आउट करेंगे। 9 1 द 9, 9 9 द 81 और 9 1 द 9, 9 1 द 9। तो टाइम क्या आ गया हमारे पास 2 1 द 2 इज इक्वल टू 2 ईयर। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास 2 ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट 2 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन हैड ₹16,000 part of which he lent at 4% and the rest at 5% per annum simple interest. If the total interest received was ₹700 in 1 year, the money lent at
4% पर एनम वाज व्हाट। एक आदमी के पास 16,000 रुपये थे, जिसका एक हिस्सा उसने 4% की दर से और शेष को 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया। यदि एक वर्ष में प्राप्त कुल ब्याज 700 रुपये था, तो 4% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया गया धन क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या दिया वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 16,000 रुपीज़ दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या बताया उसने, इसे दो पार्ट्स में दिया। पहला जो पार्ट है उसने दिया 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो मान लेते हैं ये जो हमारे पास पार्ट उसने उधार पे दिया वो है हमारे पास x, और ये कितने ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। और ये कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 4%, और टाइम क्या था, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। और जो हमारे पास सेकंड केस है उसमें क्या है, जो हमारे पास रेस्ट अमाउंट है, अब रेस्ट अमाउंट क्या होगा, 16,000 माइनस एक्स, ये आ गया हमारे पास सेकंड केस का प्रिंसिपल। और यहाँ पे जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, 5% पर एनम, और टाइम भी क्या है यहाँ पे 1 ईयर। अब और हमें यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है, मीन्स I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 700 रुपीज़। यहाँ पे हमें टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो हमने फर्स्ट केस का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना और सेकंड केस का भी सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से अब हम सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट केस के लिए, जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो कितना है x, मल्टीप्लाई रेट कितना है हमारे पास 4% और टाइम 1 ईयर, तो मल्टीप्लाई 1 ओवर 100 प्लस सेकंड केस के लिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 16,000 माइनस एक्स मल्टीप्लाई रेट कितना है 5%, 5 ओवर 100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 1 ईयर, तो टाइम हमारे पास 1 ईयर ही रहेगा। और इज इक्वल टू, और ये जो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो हमारे पास टोटल कितना दिया हुआ है 700 रुपीज़। तो यहाँ पे अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, एलसीएम लिए तो एलसीएम आ गया हमारे पास 100, यहाँ पे सोल्व किया तो आ गया हमारे पास 4x प्लस 5 को मल्टीप्लाई किया तो 80,000 माइनस 5x इज इक्वल टू 700, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस एक्स इज इक्वल टू 70,000, और यहाँ पे हमारे पास जो प्लस में 80,000 है वो राइट हैंड साइड जाके माइनस का 80,000 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 70,000 में से हमने माइनस करना है 80,000, तो हमारे पास आएगा माइनस 10,000। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 10,000। तो जो हमने 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए रुपए उधार दिए थे 1 ईयर के लिए, तो वो अमाउंट कितना आ गया हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया 10,000 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 10,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इज व्हाट। वह संख्या जो ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, वो संख्या क्या होगी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 0। क्वेश्चन नंबर 9, द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 210517 इज व्हाट। तो हमारे पास यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है जिसमें हमने 5 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस बताना। तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो हमारे पास 5 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास 500, और माइनस करनी है इसकी फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू क्या होगी 5, तो 500 में से 5 गए तो कितना आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 495। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, अ बाइक कैन कवर 110 किलोमीटर इन 10 आवर्स, हाउ फास्ट डज द बाइक गो इन 120 मिनट। एक बाइक 10 घंटे में 110 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, 120 मिनट में बाइक कितनी दूर जा सकती है। तो यहाँ हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, 110 किलोमीटर
का डिस्टेंस गाड़ी कितने आवर में कवर कर रही है? 10 आवर्स में। और 10 आवर्स को हम चेंज कर लेंगे मिनट में, तो 10 आवर्स में कितने मिनट होंगे? एक आवर में मिनट होते हैं 60, तो 10 आवर्स में कितने मिनट हो गए? 10 × 60 इज इक्वल टू 600 मिनट। अब यहाँ हमसे पूछा हुआ है कि अगर 110 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 आवर में कवर होता है तो 120 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया जा सकता है? तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस होगा? 1 मिनट इज इक्वल टू 110 ओवर 600। ये आ गया हमारे पास 1 मिनट का, तो हमने निकालना 120 मिनट का। तो 120 मिनट इज इक्वल टू 110 ओवर 600 मल्टीप्लाई 120। तो कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 6 1 द 6, 6 2 द 12, 11 1 द 11, 11 2 द 22। तो 120 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा? 22 किलोमीटर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 22 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, a train covers a certain distance in 2 hours at a speed of 60 km per hour. The time taken by the train to cover the same distance at a speed of 30 km is what? एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। ट्रेन द्वारा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी तय करने में लिया गया समय क्या होगा? अब यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ वो लिख लेते हैं। डिस्टेंस हमारे पास नहीं दिया हुआ तो डिस्टेंस आ गया क्वेश्चन मार्क। टाइम हमें दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है? 2 आवर। और जो हमारे पास स्पीड है वो कितनी दी हुई है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू, स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 2 आवर। तो आर से आर कैंसिल, तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास? 60 टू द 120 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्या बोला हुआ है? अब जो हमारे पास डिस्टेंस आया है, अब जो हमारे पास न्यू डिस्टेंस है वो कितना है? डिस्टेंस इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। तो हमें यहाँ पे क्या बोला हुआ है? जो स्पीड है वो कितनी दी हुई है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या फाइंड करना? अब यहाँ पे टाइम हमने फाइंड करना है। तो स्पीड कितनी आ गई हमारे पास? स्पीड इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमने फाइंड करना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर ओवर स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 0 से 0, 3 1 द 3, 3 4 द 12। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास? टाइम इज इक्वल टू 4 आवर। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, वेयर एज ए अलोन कैन डू इट इन 20 days, इन हाउ मैनी डेज द पर्सन बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क? यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं जबकि ए अकेले उसे 20 दिनों में कर सकता है, व्यक्ति बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो यहाँ हमें गिवन क्या दिया हुआ है? जब ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो वो कितने दिन में एक काम को ख़त्म कर रहे हैं? वो एक काम को ख़त्म कर रहे हैं 5 days में। और क्या बताया हुआ है कि जो ए अकेला है वो एक काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है? 20 days में। तो यहाँ हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो 5 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 20। और जो हमारे पास इन दोनों का एलसीएम आएगा वही क्या होता है हमारे पास? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 20 यूनिट। तो यहाँ से हम ए बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 20 यूनिट डिवाइडेड बाय 5 days। तो 5 1 द 5, 5 4 द 20, 4 यूनिट पर डे। तो ए बी का एक दिन का काम कितना आ गया? 4 यूनिट पर डे। तो ए का एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 1 यूनिट पर डे। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ए और बी एक काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं? 4 days में, या फिर 4 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं, 4 यूनिट पर डे। और यहाँ पे जो ए है वो अकेला एक काम को एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 यूनिट। तो यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी कितना काम करेगा। तो यहाँ पे ए कितना काम कर रहा है एक दिन में? 1 यूनिट पर डे। तो यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे। इम्प्लाइज दैट
बी कितना आ जाएगा हमारे पास, बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 4 यूनिट पर डे, और यहाँ पे जो हमारे पास 1 यूनिट पर डे प्लस में वो राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 3 यूनिट पर डे। तो ये आ गई हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ बी, बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3 यूनिट पर डे। अब यहाँ क्या पूछा हुआ है कि जो हमारे पास टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क को बी अकेला कितने दिनों में खत्म कर पाएगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल वर्क कितना हमारे पास, टोटल वर्क 20 यूनिट फिनिश्ड बाय बी अलोन, फिनिश्ड बाय बी अलोन। तो यहाँ हमने नंबर ऑफ डेज फाइंड कर रहे हैं कि बी अकेला टोटल वर्क को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो नंबर ऑफ डेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी। तो टोटल वर्क कितना हमारे पास 20 यूनिट, और एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई हमारे पास 3 यूनिट पर डे। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, और क्या आ गया हमारे पास 20/3 डेज। अब हम इसे डेसिमल में लिख लेते हैं, तो डेसिमल में क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 6.6 डेज। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 6.6 डेज। क्वेश्चन नंबर 13, अ रेस्टोरेंट रिक्वायर 105 kg ऑफ राइस फॉर अ वीक, हाउ मेनी kgs ऑफ राइस विल इट रिक्वायर फॉर 58 डेज। एक रेस्टोरेंट को एक हफ्ते के लिए 150 किलो चावल की ज़रूरत होती है, 58 दिनों के लिए कितने किलो चावल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, 105 kg चावल दिया हुआ है जो कि एक हफ्ते के लिए सफिशेंट है। तो 105 kg चावल जो है वो कितने दिनों के लिए, वो एक वीक के लिए, 1 वीक। और 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। तो यहाँ पे हम 1 डे के लिए निकाल लेते हैं कि कितने केजी चावल यूज़ होते हैं फॉर 1 डे। यहाँ पे 1 डे के हिसाब से निकाल लेते हैं, 1 डे इज इक्वल टू 105/7। तो 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 7 1 7, 7 1 7 3, 7 5 35। तो 1 डे के लिए कितने केजी चावल चाहिए हमें, इम्प्लाइज दैट फॉर 1 डे इज इक्वल टू 15 kg राइस रिक्वायर। तो यहाँ हमसे क्या पूछा हुआ है, 58 डेज के लिए कितने केजी राइस हमें चाहिए होंगे। तो 1 डे के लिए 15 kg है, तो 58 डेज के लिए कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू 58 × 15 इज इक्वल टू 870 kg राइस। तो 58 डेज के लिए कितने केजी राइस चाहिए होंगे, 870 kg। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 870 kg। क्वेश्चन नंबर 14, द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 8 एंड द एवरेज ऑफ अदर 3 नंबर इज 3, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज व्हाट। दो संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है, 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले सबसे पहले लिख लेते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। अब मान लेते हैं हमारे पास 5 नंबर है, A B C D एंड E, ये हमारे पास 5 नंबर है। और यहाँ पे क्या बोला हुआ है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 8। तो फर्स्ट 2 नंबर की जो एवरेज है वो कितनी दी हुई है, 8। तो A + B इज इक्वल टू A+B/2 इज इक्वल टू 8। तो इन 2 नंबर की जो एवरेज है वो कितनी दी हुई है, 8। तो इसे सोल्व कर लेते हैं। तो ये 2 नंबर किसके इक्वल होंगे, इन 2 नंबर का सम किसके इक्वल आएगा, A+B इज इक्वल टू 16। अब नेक्स्ट केस में क्या बोला हुआ है, जो रेस्ट ऑफ नंबर है 3, उन तीनों नंबर की जो एवरेज है वो कितनी दी हुई है, 3। तो एवरेज का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर। तो C + D + E डिवाइडेड बाई 3, तो आ जाएगा C + D + E डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, तीनों नंबर की एवरेज कितनी दी हुई है, 3, इम्प्लाइज दैट। अब इन तीनों नंबर का सम निकाल लेते हैं, किसके इक्वल आएगा, C + D + E इज इक्वल टू 3 3 = 9। तो लास्ट में हमने क्या निकालना है,
5 संख्याओं का औसत निकालिए। तो देखो फर्स्ट 2 नंबर की जो एवरेज है वो हमें दी हुई थी, तो हमने वो 2 नंबर फाइंड कर लिए, उन 2 नंबर का सम हमारे पास आ गया 16। और जो लास्ट 3 नंबर थे उनकी एवरेज 3 दी हुई थी, तो हमने उन तीनों नंबर का सम निकाल लिया, वो कितना आ गया हमारे पास 9। तो अब यहाँ से हम एवरेज निकाल लेते हैं 5 नंबर्स की। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, एवरेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमने लिखा हुआ ऊपर, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ओवर नंबर ऑफ टर्म। तो सम ऑफ नंबर कितना आ गया हमारे पास, ए बी का सम कितना है हमारे पास 16, और सी डी एंड ई का सम कितना है 9। तो इज इक्वल टू 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय टोटल टर्म कितनी है हमारे पास 5, 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25 ओवर 5, 5 से 5 वन द 5, 5 5 द 25 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास एवरेज क्या आ गया, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 5। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट 5। क्वेश्चन नंबर 15, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 9 ईयर। इफ द एज ऑफ देयर टीचर इज इंक्लूड इट बिकम 10 ईयर। द एज ऑफ द टीचर इन ईयर इज व्हाट। 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है, यदि उनके शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो वह 10 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु वर्ष में क्या होगी। तो यहाँ हमें गिवन क्या दिया हुआ है, एवरेज एज दी हुई है 30 स्टूडेंट की, तो लिख लेते हैं एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज इक्वल टू 9 ईयर। तो यहाँ से हम टोटल एज निकाल लेते हैं 30 स्टूडेंट की। तो टोटल एज क्या आ जाएगी 30 स्टूडेंट की, टोटल एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 270 ईयर। ये आ गई हमारे पास 30 स्टूडेंट की टोटल एज। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे क्या बोला, एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट प्लस उनके टीचर की, तब उनकी जो एवरेज एज है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 10 ईयर के इक्वल। तो लिख लेते हैं यहाँ पे एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट प्लस जब उनके टीचर की एज को भी इंक्लूड कर दिया, टीचर एज इज इक्वल टू, तो उनकी एवरेज एज कितनी आ रही है 10 ईयर। यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने हो गए फिर 31 पीपल हो गए, यहाँ पे 30 स्टूडेंट और 1 टीचर। तो इन 31 की एज कितनी आ रही है, एवरेज एज कितनी आ रही है 10 ईयर। तो यहाँ से हम टोटल एज निकाल लेते हैं, टोटल एज कितनी आ जाएगी 31 पीपल की, 30 स्टूडेंट एंड 1 टीचर। तो टोटल एज आ गई हमारे पास इज इक्वल टू 31 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 310 ईयर। अब हमने क्या करना है, टीचर की एज फाइंड करनी है। तो टीचर एज इज इक्वल टू टोटल एज ऑफ 31, टोटल एज, या फिर ऐसा लिख सकते हैं टोटल एज ऑफ 30 स्टूडेंट प्लस टीचर एज। तो क्या आ गई हमारे पास 310 ईयर, माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम इसमें से टोटल एज ऑफ 30 स्टूडेंट। तो टोटल एज ऑफ 30 स्टूडेंट कितनी है 270 ईयर। तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 40 ईयर। तो जो टीचर की एज है वो कितनी होगी 40 ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट 40 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 16, इफ अ मैन सेल हिज चेयर फॉर ₹720 he would lose 25%. To gain 25% he should sell it for what? यदि एक आदमी अपनी कुर्सी को 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होगी। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 केस है। फर्स्ट केस है कि उसने एक चेयर को बेचा तो उसे कितने रुपए का, तो उसे कितने परसेंट का लॉस हुआ 25% का। अब सेकंड टाइम उसे वो चेयर कितने रुपए में बेचनी चाहिए ताकि उसे 25% का प्रॉफिट हो सके। तो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 720 रुपीज़, और लॉस कितना आ रहा है, लॉस इज इक्वल टू 25%।
50%। हमने फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है लॉस के केस में, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100/100 माइनस लॉस परसेंट। तो इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है 720 मल्टीप्लाई 100/100 माइनस लॉस परसेंट। तो लॉस कितना हो रहा है 25% का, तो 100 में से 25 गए तो कितने बचा 75। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 25 फॉर द 100, 25 3 द 75। अब 3 से 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 4 द 12 0। तो कितना आ गया हमारे पास, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 को 4 से, 4 0 द 0, 4 4 द 16 6 1 कैरी, 4 2 द 8 + 1 9 960 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। अब नेक्स्ट केस में अब देखो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया हमारे पास, नेक्स्ट केस के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 960 रुपीज़। और सेलिंग प्राइस निकालना हमने जब हमारे पास प्रॉफिट कितना हो रहा है 25%। तो सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास 960 रुपीज़ हो गया, प्लस 25% का मीन्स क्या है 25/100 मल्टीप्लाई 960। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 5 द 25, 5 2 द 10, 2 से 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 8 द 16। तो इज इक्वल टू 960 प्लस 48 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 240। और हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ऐड किया दोनों को तो हमारे पास सम आ गया इज इक्वल टू 1200 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारे पास 1200 रुपीज़। कब, जब हम उसे 25% प्रॉफिट पे सोल्व करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ₹1200। क्वेश्चन नंबर 17, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ रेडियो इज ₹600। द 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज चार्ज टुवर्ड ट्रांसपोर्टेशन। आफ्टर एडिंग दैट, इफ द नेट प्रॉफिट टू बी मेड इज 15%, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द रेडियो मस्ट बी व्हाट। एक रेडियो का लागत मूल्य 600 रुपये है। लागत मूल्य का 5% परिवहन के लिए लिया जाता है। इसे जोड़ने के बाद यदि शुद्ध लाभ 15% है तो रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है कि जब हमने एक रेडियो को खरीदा तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा हमें 600 रुपीज़, बट जब उसको हमने ट्रांसपोर्ट किया तो उसका खर्चा कितना आ गया 5%। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या दिया हमारे पास यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 600 रुपीज़। और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितने हैं 5%। तो 5% किसके ऊपर लग रहा है, ये 5% लग रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो के ऊपर। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5% ऑफ 600, 5% ऑफ 600 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 5/100 मल्टीप्लाई 600, 100 1 द 100, 100 6 द 600, 6 5 द 30 इज इक्वल टू 30 रुपीज़। तो अब हमारे पास यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो कितना है 600 प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना लगाया हमने 5%। तो 5% ऑफ 600 कितना आ गया 30 रुपीज़ प्लस 30 रुपीज़ इज इक्वल टू 630 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, अब बोला है यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है हमारे पास 15%। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है यहाँ पे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारे पास यहाँ पे 15%। तो 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास 630 रुपीज़ प्लस 15/100 मल्टीप्लाई 630, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 3 द 15, 5 2 द 10 इज इक्वल टू 630 प्लस इसको सोल्व करके हमारे पास कितना है 94.5। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ गया
सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 630 प्लस 94.5 इज इक्वल टू 724.5 रुपीज़। तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ गया 724.5 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे हम जीरो भी लगा सकते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास 724.50 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 18, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 4%. If its present population is 50,000, then after 2 years it will be what? एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 4% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो 2 वर्षों के बाद यह क्या होगी। तो पॉपुलेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, पॉपुलेशन इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास पी है यहाँ पे इसे हम प्रिंसिपल बोल सकते हैं या फिर प्रेजेंट पॉपुलेशन, ब्रैकेट में 1 प्लस आर, आर यहाँ पे क्या है रेट, किस रेट से वो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे जो पावर टी है हमारे पास ये किसे डिनोट कर रहा है, टाइम को। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 50,000, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना है 4%, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/100, ब्रैकेट में, और टाइम कितना है 2 ईयर, तो पावर 2 इज इक्वल टू 50,000, ब्रैकेट में, अब 4 से 4 1 द 4, 425 द 100। तो इसे सोल्व करके कितना आएगा हमारे पास ओवर 1। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 25। तो 1 को डिवाइड करेंगे 25 के साथ तो कितना है 25, 25 1 द 25 प्लस 1 पावर 2 इज इक्वल टू 50,000, ब्रैकेट में कितना आ गया 25 प्लस 1 26/25 की पावर 2 इज इक्वल टू, अब मैं इसे क्या लिख सकता, ऐसे लिख सकता हूँ 50,000 मल्टीप्लाई 26/25 मल्टीप्लाई 26/25। अब इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, 25 1 द 25, 25 2 द 100, तो यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास 2000। अब फिर से 25 से 25 1 द 25, 25 8 द 200, तो यहाँ पे कितना आ गया 80। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 80 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो प्रेजेंट जो 2 ईयर के बाद जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास इज इक्वल टू 54,080। तो ये जो हमारे पास पॉपुलेशन आई ये कब आई, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 54,080। क्वेश्चन नंबर 19, विच नंबर इज 40% लेस देन 90। कौन सी संख्या 90 से 40% कम है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि 90 से कौन सी वो संख्या है जो 40% कम है। तो निकाल लेते हैं, 90 माइनस 40% ऑफ 90, इसे सोल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस 40/100 मल्टीप्लाई 90, कैंसिल आउट करते हैं, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया 90 माइनस 9 4 द 36, 90 माइनस 36 कितने होते हैं इज इक्वल टू 54। तो हमारा आंसर कितना आ गया 54। तो यहाँ क्या पूछा हुआ था, कौन सी संख्या 90 से 40% कम है, तो वो संख्या क्या होगी 54। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन 3x माइनस 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा हमारे पास 3x, अब माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो 15 प्लस 6 कितने हो गए 21। तो माइनस माइनस प्लस होते हैं तो इनका सम कितना है 21, और इनके साथ साइन कौन सा आएगा, वो साइन माइनस का ही आएगा। तो 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब इस 21 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये माइनस का है तो राइट हैंड साइड में ये प्लस का हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे जो 3 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है। तो जब इस 3 को मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 21/3, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 द 3, 3 7 द 21, इम्प्लाइज दैट
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स इज इक्वल टू 7। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट।